हेलो बच्चों। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 1 में हम जूलॉजी विषय के सेकंड पेपर में कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी का अध्ययन कर रहे हैं। आनुवंशिकी के सेक्शन में हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मेंडल का परिचय और उनके किए गए कार्यों की एक समीक्षा की थी। आज हम मेंडल द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग और उनके आधार पर क्या सिद्धांत प्रतिपादित हुए उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो कि मेंडल द्वारा किया गया उसे कहा गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, हाइब्रिड का अर्थ होता है दो ऐसे इंडिविजुअल या ऐसे प्राणी जो कि आनुवंशिकी आधार पर भिन्न होते हैं के मध्य अगर क्रॉस करवाया जाए, रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन करवाया जाए तो उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ एक ही लक्षण को ध्यान में रख के यह कार्य कर रहे हैं, अतः इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, जब यदि पेरेंट्स जो कि भिन्न भिन्न लक्षणों वाले होते हैं और सिर्फ एक लक्षण को ध्यान में रखकर उनके मध्य परागण किया जा रहा है तो इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। मेंढक ने अपने प्रयोग के लिए या जो उनके गार्डन में मटर के पौधे पाइसम सटाइवम लगे हुए थे, उन्होंने लंबाई का लक्षण लिया क्योंकि इसके दो प्रारूप उनके पास उपस्थित थे जो कि लंबे और बौने, टॉल एंड ड्वार्फ। आनुवंशिकी आधार पर भिन्न भिन्न जो प्रारूप थे उनके पास उपस्थित थे। अब उन्होंने अपने प्रयोग में सर्वप्रथम उन फूलों के जो पॉलन ग्रेन्स थे उनको निषेचित करवाया। जो लंबे पौधे थे उनके जो परागकण थे उनका परागण लंबे पौधों से ही करवाने पर उन्हें समस्त जो नई पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें समस्त पौधे लंबे ही प्राप्त हुए। और इसी प्रकार से बौने पौधों का स्वपरागण करवाने पर उन्हें सारे पौधे नई पीढ़ी में बौने ही प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से उन्हें दो वैरायटीज़ शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने प्राप्त हुए। अब उन्होंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने जो पौधे थे उन्हें एज अ पेरेंट लिया, एज अ जनक लिया, एक लंबा और एक पौधा। और इनसे उन्होंने जो फर्स्ट जेनरेशन मिली जिसे कि हम F1 या फर्स्ट फाइलियल जेनरेशन कहते हैं। फाइलियल का अर्थ होता है प्रोजेनी, ये जो कि एक लैटिन वर्ड है, यानी कि आने जो संतति है। और इस प्रकार से जब उन्होंने एक लंबे और एक बौने पौधे के मध्य क्रॉस करवाया, परागण करवाया, तो F1 जेनरेशन में प्रथम संतति में उन्हें समस्त लंबे पौधे प्राप्त हुए, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। उन्होंने एज अ पेरेंट लिया लंबे और बौने। ये कैपिटल टी, स्मॉल टी यहाँ पर आनुवंशिकी आधार पर उनका जीनोटाइप शो कर रही है कि मैं आपको पुनः एक बार बता दूं, यहाँ पर हम कुछ नए जो टर्म्स हैं वो देखेंगे। जो टी है, कैपिटल टी है या टी जो लेटर है, ये लंबाई के लिए है, टॉलनेस के लिए है, क्योंकि टी लंबा प्रभावी रूप होता है। प्रत्येक जीन के दो प्रारूप होते हैं जिन्हें हम एलील कहते हैं, यानी कि उनका जो लक्षण है, जो हमें दिखाई देगा किसी भी जीन का लक्षण या प्रलक्षित जो होंगे हमें, उन्हें हम एलील कहते हैं। और एक जीन में दो एलील होते हैं, जैसे यहाँ पर ये शुद्ध लंबे हैं, अर्थात दोनों ही प्रभावी एलील यहाँ उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से यह शुद्ध बौने हैं, तो यहाँ पर दोनों ही एलील स्मॉल है। यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी सिर्फ प्रभावी और अप्रभावी एलील को प्रदर्शित करने के लिए लिए जाते हैं, सिंबॉलिक है, प्रतीक के रूप में लिए जाते हैं। तो जब टॉल या शुद्ध लंबे हैं, इनसे जो गैमीट हमें मिलेंगे युग्मक, क्योंकि एक ही प्रकार के बनेंगे कैपिटल टी, और इसी प्रकार से बौने से स्मॉल टी। तो अब जो F1 जेनरेशन आती है, प्रथम संतति जो आएगी, इन दोनों के संकरण से हमें एक मिक्स्ड यानी कि हाइब्रिड
जो संतति प्राप्त होगी। परंतु हमेशा ये आपने देखा होगा कि जो प्रभावी होता है एलील, वो अप्रभावी एलील के लक्षण को मास्क कर देता है, छुपा देता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रथम संतति में पौधे होंगे वो हमें लंबे ही दिखाई देंगे, क्योंकि जो ड्वार्फ जीन है का एलील है वो प्रभावी से छुप गया है, अप्रभावी एलील प्रभावी से छुप गया। लेकिन जब हम इस F1 जेनरेशन के मध्य क्रॉस करवाएंगे, परागण करवाएंगे, अब हमें यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक मिलने की चांसेस होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि प्रभावी और प्रभावी दोनों ही प्रकार के एलील हमें मिलेंगे। और जब इनके मध्य संकरण करवाया गया, F2 जेनरेशन जब आएगी तो जो मिक्सिंग होगी, जैसे कि आप इस चित्र में, दूसरा चित्र मैं आपको स्पष्ट करके दिखाऊं, इस चित्र में आप जैसे देखें कि हमें ये गैमीट्स मिले, सपोज मेल और फीमेल ये हमें मिले, और इनसे हमने देखा कि ये गैमीट है, कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। गैमीट क्योंकि सिंगल होते हैं, यानी कि उनमें जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है वो सिंगल ही उपस्थित होता है, मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, अर्धगुणसूत्रण द्वारा। तो ये अगुणसूत्री होते हैं गैमीट्स। और जब दो प्रभावी गैमीट्स के मध्य संकरण हुआ तो एक शुद्ध लंबा बना, परंतु दो हाइब्रिड या अशुद्ध लंबे बनेंगे। ये गलत है बच्चों, यहाँ पे भी टॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है, और एक शुद्ध रूप से बनेगा अप्रभावी या ड्वार्फ। तो अब देखने पर हमें दो प्रकार के रेशो जो हैं हमें प्राप्त होते हैं अनुपातिक रूप से। अगर हम 4 पौधे मिल रहे हैं हमें, तो जो फिनोटिपिक रेशो होता है, फिनोटाइप का अर्थ होता है अभिलाक्षणिक, जो हमें दिखाई देंगे, यानी कि हमें इन 4 में से 1 2 3, ये ड्वार्फ गलत है, यहाँ पे टॉल आएगा, ये 3 हमें दिखाई देंगे लंबे, और एक दिखाई दे रहा है हमें बौना। अर्थात जो लाक्षणिक या दिखाई देने वाले पौधे होंगे, अभिलाक्षणिक आधार पर हम कहेंगे 3 लंबे और 1 बौना। लेकिन अगर हम इनका जीनोटाइप, आनुवंशिकी या एलीलिक स्ट्रक्चर देखें, तब हमें ये मिलेगा कि एक शुद्ध लंबा है, जैसे 1, 2 लंबे हैं लेकिन उनका जीनोटाइप हाइब्रिड प्रकार का है, अर्थात वो शुद्ध नहीं है। तो 2 लंबे, यानी कि जो 3 हैं वो 1:2 में डिवाइड हो गए, और एक शुद्ध अप्रभावी या बौना। तो इस प्रकार से जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें जेनेटिक्स में, और इस तरह से हमें हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, आगे एक से अधिक लक्षण लेके भी करेंगे, तो जो रेशो है हम उसको दोनों ही प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, जिन्हें हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो कहते हैं। अब इस आधार पर, ये जो रिजल्ट निकला, इस आधार पर मेंडल ने अपने निष्कर्ष बताए कि F1 जेनरेशन में, क्योंकि जो अप्रभावी एलील है वो प्रभावी एलील से मास्क हो गया, अतः उस पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में कोई भी बौना पौधा नहीं मिलता। लेकिन जब इन F1 पीढ़ी को पुनः करवाया गया परागण, तो F2 पीढ़ी में वापस से हमें बौने पौधे मिल जाते हैं, और जो रेशो था लंबे और बौने का वो होता है 75:25%, अर्थात 3:1 का रेशो हमें मिला, 3:1 का रेशो हमें मिलता है। और जब F2 पीढ़ी के जो पौधे थे उनको अगर हम फर्दर आगे और क्रॉसिंग करवाते हैं और F3 जेनरेशन में अगर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 1:2:1 का हमें रेशो मिलेगा, जहाँ पर 1/3 जो होंगे वो टॉल होंगे, लंबे होंगे, और जो F2, जहाँ पर F2 पीढ़ी वाले जितने भी लंबे पौधे थे वो सिर्फ लंबे पौधे भी बनाएंगे, और साथ ही साथ वो
ड्वार्फ भी बनाएंगे। अर्थात जो F3 पीढ़ी होगी उसमें हमें लंबे जो पौधे थे जिसमें कि हमें हाइब्रिड भी थे और अब वो स्वतंत्र होंगे, या जो एलील होगा अप्रभावी एलील उसे आगे चांस मिलता है अपने आप को शुद्ध रूप में या प्रभावी रूप में प्रदर्शित करने के लिए। और जितने F2 पीढ़ी में हमें बौने पौधे मिलते हैं उनको अगर हम करवाएंगे शुद्ध बौने तो वो आगे बौने ही पौधे उत्पन्न करते हैं। तो इस आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि अन्य कारक होते हैं जिसमें कि सॉइल है, नमी है, ये तो पौधे के गुणों को प्रभावित करते हैं, उनकी वृद्धि को, उनके जनन को प्रभावित करते हैं। परंतु मेंडल ने बताया कि इसके साथ ही साथ आनुवांशिकी जो है, अर्थात जीन्स के जो प्रारूप होते हैं, फॉर्म्स होती हैं, एलील, उनका कॉम्बिनेशन ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर होता है पौधे के नई जो संतति है उसमें आने वाले लक्षणों के लिए, ये भी उत्तरदायी होते हैं। उन्होंने यह देखा कि यदि एक पीढ़ी में उन्होंने लंबे मेल्स जो नर पौधे थे अगर उनको लंबा लिया और अगर उनका ड्वार्फ फीमेल के साथ में क्रॉस करवाया, और इसके विपरीत अगर उन्होंने लिया मादा लंबा और नर छोटा लेने पर क्रॉस अगर करवाया, तो उन्होंने देखा कि ये जो अनुपात होगा F2 पीढ़ी में वो समान ही उनको प्राप्त होता है। अर्थात मेल और फीमेल पेरेंट्स जो होते हैं दोनों का नई पीढ़ी में या आगे आने वाली जो संतति होती है उनमें लक्षणों का समान योगदान होता है। यानी कि उसके लक्षणों के लिए नर व मादा दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। तथा प्रत्येक जो कैरेक्टर है जिसे हम फिनोटाइप कहते हैं वो एक निश्चित फैक्टर या कारक, जिसे अब जीन्स कहा गया जाता है, के द्वारा निर्धारित होता है। और प्रत्येक जीन के दो प्रारूप होते हैं जिन्हें कि एलील या एलीलोमॉर्फ कहा जाता है। अब इन एलील्स में से जैसे भी आपको ऊपर बताया था, डोमिनेंट जैसे कि लंबे पौधे के लिए हमने कैपिटल T यूज़ किया, प्रभावी रूप होता है, और रिसेसिव जो कि हमने स्मॉल लेटर से या छोटे लेटर से हम उसको स्पष्ट करते हैं। तो अगर दोनों ही जीनोटिपिकली दोनों ही एलील किसी भी एक्सप्रेशन में आते हैं तो हमेशा डोमिनेंट एलील जो होता है वो एक्सप्रेसिव होता है, वो लक्षणिक होता है, और रिसेसिव को वो कंट्रोल कर लेता है या मास्क कर लेता है, छुपा लेता है। अतः उन्होंने यह कहा कि यदि जीनोटिपिकली एक जो लक्षण है, एक जो ट्रेट है, उसमें दोनों एलील समान प्रकार के हैं तो इसे होमोजाइगस या समयुग्मगी कहते हैं। जैसे कि शुद्ध लंबे पौधों के लिए हमने कैपिटल T, ये होमोजाइगस है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन होगा ये भी लंबे पौधे के लिए है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक एलील प्रभावी है और एक अप्रभावी है तो इसे हम कहते हैं हिटरोजाइगस। होमो का अर्थ होता है सेम और हिटरो का अर्थ होता है विषम। तो ये विषम युग्मजी और ये समयुग्मजी, अर्थात अलग अलग युग्मक से आने वाले एलील समान हैं तो ये समयुग्मकी, और अगर अलग अलग जो युग्मक हैं उनसे आने वाले एलील भिन्न हैं तो इन्हें हम विषम युग्मजी कहते हैं। इसके पश्चात उन्होंने मेंडल ने निष्कर्ष दिया कि यदि जो डिफरेंट एलील्स हैं या ट्रेट हैं वो अपने हमेशा क्या रहेंगे, पेयर में रहेंगे, और वो एक्सप्रेशन की उनको समान दोनों ही एलील को समान चांसेस मिलती हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और दोनों ही समान रूप से अगली संतति में
हस्तांतरित किए जाते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं। अब इन सब निष्कर्ष के आधार पर मेंडल ने यह एक्सप्लेन किया कि जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट थे, यानी कि लंबे और जो बौने पौधे थे, उनमें जो जीनोटिपिकली प्योर जिसे हम कहेंगे, प्योर वो होंगे जो कि होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, जैसे कि प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, और जो हिट्रोजाइगस होंगे वो हम जो होंगे उन्हें हम हाइब्रिड फॉर्म कहते हैं। तो गैमीट्स जो होंगे, टॉल पेरेंट से जो गैमीट्स बनेंगे वो प्योर टी होंगे और टी एलील होंगे, और जो ड्वार्फ होंगे उनसे प्योर जो गैमीट्स बनेंगे वो स्मॉल टी के ही बनेंगे। अतः जीनोटिपिकली या फिनोटिपिकली हमेशा दोनों एलील्स को या जीन के प्रत्येक प्रारूप को आगे जाने के इक्वल चांसेस होते हैं, उनको समान रूप से अगली संतति में ट्रांसफ़र किया जाता है। बच्चों, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को फिर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगी, ये सब जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम समझाया था, जो जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो जो रहा था, ये फिनोटिपिक रेशो 3:1 और ये जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 रहेगा। अब मैं कंक्लूजन जो निकाला मेंडल ने, निष्कर्ष जो निकाला इन मोनोहाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट था, उसके आधार पर उन्होंने जो प्रथम सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम। इस नियम या इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया कि जो एलील्स होते हैं, अर्थात किसी भी लक्षण को एक्सप्रेस करने वाले किसी जीन के जो प्रारूप होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, वो कभी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर या गैमीट निर्माण में, युग्मक निर्माण के समय इन्हें समान अवसर प्राप्त होते हैं और ये अगली पीढ़ी में एज इट इज़ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अतः इसे दूसरी भाषा में उन्होंने यह भी कहा कि यह लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी उन्होंने कहा कि किसी भी लक्षण को आधार बनाते हुए जब युग्मक बन रहे हैं तो उस जो लक्षण के दोनों एलील हैं, दोनों प्रारूप हैं, उनको समान अवसर दिया जाता है या गैमीट्स में वो समान रूप से हस्तांतरित होते हैं। पुनः इस डायग्राम में ऊपर जो भी अपन ने नटशेल में पढ़ा वो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। होमोजाइगस पेरेंट लिए सबसे पहले हमने, क्रॉस करवाने पे हमें हाइब्रिड F1 जेनरेशन मिली, और इस F1 जेनरेशन में फिर हमने जब क्रॉस करवाया तो ये 3:1 हमें रेशो मिला, फिनोटिपिक रेशो। लेकिन हम जब जीनोटिपिकली देखेंगे तो प्योर होमोजाइगस 1, हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस 2 और प्योर होमोजाइगस रिसेसिव 1। तो 1:2:1 होगा जीनोटिपिक रेशो, और 3:1 प्रभावी 3 यानी कि लंबे 3 और 1 बौना, ये होगा इसका फिनोटिपिक रेशो। PDF फाइल में भी बच्चों आपको ये उपलब्ध करा दिए जाएंगे नोट्स, आप इनको कॉपी डाउन कर लेना, इनको समझ लेना, और जो टर्म्स समझ में नहीं आए या कहीं पे कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।